हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया ने यहाँ पे इंडिया को ऑफर किया है यहाँ पे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी। और इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। उनमें से एक आर्टिकल आप यहाँ पे देख पाओगे। तो रशिया ऑफर्स फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक टू इंडिया। और अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि यहाँ पे रशिया क्यों ही यहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है बेसिकली इंडिया को। इसके पीछे क्या रीजंस है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि जो आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो ये बेसिकली सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ के पास है जिसने अब तक अच्छे से यहाँ पे आप मान सकते हो कि यहाँ पे इस पे काम किया है, ठीक है? जैसे सबसे पहले रशिया, फिर यूएसए और फिर है चाइना। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ इस पे काम कर रही हैं, पर वो अभी तक इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, जबकि यहाँ पे ये तीनों कंट्रीज़ अच्छे से सक्सेसफुल इसमें हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे इस बात करते हैं मेन रीज़न की, तो देखो यहाँ पे आप 2 रीज़न निकाल सकते हो। सबसे पहला तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि जो यहाँ पे सैंक्शंस लगा रखे हैं यहाँ पे यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है एक्सपोर्ट्स में, ठीक है? साथ ही साथ जो भी कंपनीज़ यहाँ पे पहले रशिया में थी, वो सब पहले ही बाहर आ चुकी है। और आपको यहाँ पे जैसे पता है कि यहाँ पे रशिया के अलावा भी जो यहाँ पे कंट्रीज़ रशिया की हेल्प करती है, या फिर जो भी कंपनी जो दूसरे कंट्री की है और वो यहाँ पे रशिया की हेल्प करती है एक्सपोर्ट्स करने में भी, उन पे भी यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, दोनों ही यहाँ पे सैंक्शंस लगा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रशिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में। और इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 2 रिलायंट पार्टनर्स हैं यहाँ पे रशिया के, वो है यहाँ पे इंडिया और दूसरा है आपका यहाँ पे चाइना। और आपको पता है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और यूएसए, दोनों इन दोनों कंट्रीज़ पे यहाँ पे बैन या फिर सैंक्शंस नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज़ ही यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी को भी यहाँ पे बूस्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग जाते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे उन कंट्रीज को भी यहाँ पे नुकसान होगा, यूएस और यूरोपियन यूनियन को भी यहाँ पे नुकसान होगा। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रशिया इजीली, जो उसकी इकोनॉमी पहले बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी थी, इन दोनों कंट्रीज के हेल्प से, यहाँ पे इंडिया और रशिया के इंडिया और चाइना की हेल्प से उसने अपनी इकोनॉमी को अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट करके वापस अपने स्टेबल कर लिया है। वहीं पे अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इनके फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रोजन है। तो इसलिए यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि इनको अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे सेल करनी पड़ रही है, ताकि इनकी यहाँ पे इकोनॉमी भी स्टेबल रहे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आगे देखते हो ना, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे मेक इन इंडिया का यहाँ पे पुतिन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेज़ किया था पीएम मोदी को भी, क्योंकि उन्होंने, आप इस सिचुएशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो यहाँ पे प्रेज़ेंट में रशिया के साथ चल रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने प्रेज़ किया था पीएम मोदी को मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से भी, कि यहाँ पे अब इसके बाद इन्होंने ये सोचा था कि हम यहाँ पे मेक इन रशिया प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे शुरू कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़, दूसरे कंपनीज़ आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं और वो आते ही नहीं है, तो उस केस में आपके जो खुद के प्रोडक्ट्स, अगर आप खुद की कंपनी यहाँ पे अगर रखते हो, तो आपको दूसरे कंपनीज या दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वही हम अभी प्रेजेंट में केस देख रहे हैं। जैसे हम डिफेंस सेक्टर की अगर बात करते हैं इंडिया में, तो हम धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में हम दूसरे कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाह रहे और हम खुद से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे रशिया भी यहाँ पे अपना ट्राई कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज में। वहीं पर अगर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो आपको पता होगा कि रशिया ने इंडिया की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। साथ ही साथ जैसे अंटार्कटिका का रिसर्च स्टेशन अगर हम बात करते हैं, तो उसको सेटअप करने में भी यहाँ पे रशिया ने ही हेल्प करी थी। और इसमें से यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इमेज दे रखा है बेसिकली। तो इनमें से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे कंडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको यहाँ पे रशिया ने सेटअप किया है कम्प्लीटली, ठीक है, इंडिया के लिए ही। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि यहाँ पे रशिया क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2023 में यहाँ पे इंडिया की तरफ से यहाँ पे ये आर्टिकल्स बेसिकली आप पढ़ सकते हो। तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि इंडिया को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर रन करने के लिए यूरेनियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इसलिए यहाँ पे इंडिया इम्पोर्ट करेगा यूरेनियम, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में है। तो इसलिए इंडिया को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे यूरेनियम को, ताकि वो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर को रन कर सके। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचो, तो इंडिया के लिए यूरेनियम को इंपोर्ट करने में ना जो कंट्रीज आती हैं आगे, ठीक है, उनमें से एक रशिया भी है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करो ना, तो आप इजीली समझ पाओगे कि अभी रशिया इतना ज्यादा हेल्प कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में भी, पर इन द फ्यूचर यहाँ पे उससे रशिया को ही फायदा होगा, क्योंकि वो अपने यूरेनियम, जो उनका यहाँ पे यूरेनियम वो इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना बेसिकली यहाँ पे रशिया, वो यहाँ पे इंडिया को इंपोर्ट करा सकता है, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडिया रशिया से वो यूरेनियम खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास इतने रिएक्टर हो जाएंगे। तो जो जो कंट्री से इंडिया खरीदेगा ना यहाँ पे यूरेनियम, तो उनमें से एक यहाँ पे रशिया भी होने वाला है। और यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे पुतिन कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रख के चलते हैं अपनी कंट्री के बारे में, ठीक है। और इसलिए हमने यहाँ पे देखा है कि रशिया यहाँ पे हेल्प कर रहा है इंडिया की न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने में। और इस सब में ना आप देखोगे कि लैंड में तो हो ही रहे हैं,
पर उनमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वो है हमारे यहाँ पे जो ये ऑफर कर रहे हैं, वो है फ्लोटिंग पावर प्लांट की, ठीक है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया के एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने आपको विकिपीडिया से एक टेबल यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो तो हम लोग यहाँ पे एक साल में 416 बेसिकली हमारा मेगावाट हमारी यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करने की इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्लियरली कोल की अगर आप कैपेसिटी देखो 205, मतलब यहाँ पे 49.3% जो यहाँ पे स्टेक है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोल से ही आ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को देखते हो तो उसमें हमारी सिर्फ कैपेसिटी है यहाँ पे 6780 मेगावाट, जो कि सिर्फ 1.6% होता है यहाँ पे 416 हजार का, ठीक है। मतलब आप खुद सोच सकते हो यहाँ पे कि हमें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है न्यूक्लियर रिएक्टर की यहाँ पे टेक्नोलॉजी में। क्योंकि हमें यहाँ पे हमें पता है कि 2070 तक हमारे जैसे पीएम ने भी बोल रखा है कि हमें नेट जीरो इमिशन रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कार्बन इमिशन होते हैं हमें यहाँ पे नेट जीरो करना है उनको। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जैसे पता है कि फॉसल फ्यूल्स को अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, जैसे यहाँ पे कोल है, तो उससे आपका कार्बन इमिशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे न्यूक्लियर से अगर हम बात करते हैं। तो इसलिए भी हमारे यहाँ पे जो इंडिया है यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में ज्यादा फोकस कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। और आपको यहाँ पे पता ही है कि कोल तो आपको आसानी से मिल जाएगा, पर न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फ्यूल की जो होता है यहाँ पे यूरेनियम, तो वो तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे रशिया के साथ यहाँ पे इंडिया ने एग्रीमेंट्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे साइन कर रखे हैं, ठीक है। फिर अगर देखो अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो यहाँ पे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, कैसे यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे कि हमारे पास एक फ्लोटिंग पावर प्लांट रेडी हो जाता है, ठीक है। और अब वो आपका यहाँ पे कहीं गुजरात में वो डॉक है, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको यहाँ पे कहीं विशाखापट्टनम में आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पे एनर्जी की, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बस सीधे बस ये वाला जो आपका फ्लोटिंग पावर प्लांट है, इसको बस यहाँ से फ्लोट करा के यहाँ तक लेके आना है बाय सी, है ना। वहीं पे अगर मान लो आप लैंड पे बनाना चाहोगे ना, तो सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल से होता है, लैंड एक्वायर करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट ही कर रही हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे लैंड एक्वायर करने के बाद अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाते हो, तो उस केस में भी आपको 2 से 3 साल इजीली लग जाते हैं। तो वहीं पे अगर आप ये फ्लोटिंग पावर प्लांट अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, जो एक बार अगर बन गया, तो आपको कोस्टल एरिया में, इंडिया का कोस्टल रीजन लगभग 7,500 से ऊपर का ही है, 7,500 किलोमीटर, तो वो बहुत ज्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे रिलोकेट करने में और यहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा ये। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी रहेगा कि अगर मान लो यहाँ पे विशाखापट्टनम के बाद अगर आप वापस आपको यहाँ पे मुंबई में जरूरत पड़ती है, तो आप बहुत कम टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकते हो यहाँ पे फ्लोटिंग पावर प्लांट को लेके, और वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हो। तो इससे आप ये समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी। तो अगर हम इस पे पर्टिकुलर आप यहाँ पे देखो इमेज देख सकते हो, ये रशिया का आपका यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो यहाँ पे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इसको खींचती है बेसिकली एक शिप खींचती है आगे से, ये खुद यहाँ पे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अगर हम वहीं पे आगे बात करते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिमोट एरियाज में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, या फिर कोस्टल एरियाज में आइलैंड्स पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा आपका जो आइडिया रहने वाला है वो आपका रहने वाला है यहाँ पे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो इससे कार्बन इमिशन भी कम होगा, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बता ही रखा है। दूसरा, आपको एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा कोई भी जमीन का, तो आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम कर सकते हो शुरू। फिर साथ ही साथ यहाँ पे इसको ईजी है यहाँ पे इसको रिलोकेट करना, जहाँ पे भी जरूरत होगी कोस्टल रीजन में वहां पे आप इसको पहुंचा सकते हो, ट्रांसपोर्टेबल है यहाँ पे ये। साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका अर्थ रेजिस्टेंट भी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है, मतलब अर्थक्वेक अगर आता है यहाँ पे लैंड पे तो इसको एज सच यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। फिर अगली चीज़ है यहाँ पे कि वाटर कूलिंग के लिए आप यहाँ पे जैसे ये पहले से ही सी में प्रेजेंट है, तो इसको वाटर कूलिंग के लिए वही वाटर यहाँ पे ये यूज कर सकता है। इसको अलग से सेपरेट सप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी वाटर को, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए हमारे यहाँ पे एडवांटेजेस। अगर हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे मेजर यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का। मान लो अगर कभी सुनामी आ जाती है या फिर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर न्यूक्लियर लीकेज हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पे जैसे चेरनोबिल में अगर आप बात करोगे तो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जैसे हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका यहाँ पे सारी वो फैल गई थी ना, जो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो यहाँ पे बेसिकली उसकी वजह से लीक हो गया था। तो आपको वहाँ पे देखने को मिला था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, यहाँ पे ह्यूमन लाइव्स भी वहाँ पे गई थी। तो वही सेम चीज यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे ह्यूमन लाइव्स भी जाएगी, साथ ही साथ मेरिन टाइम जो यहाँ पे लाइफ है वो भी यहाँ पे खतरे में आ सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हमें यहाँ पे अच्छा रखना है, साथ ही साथ हमें इन सब चीजों से भी बचा के रखना है।
लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाता है कि इसको ट्रैवल कराते टाइम किसी दूसरे कंट्री की लैंड बाउंड्री में हम यहाँ पे या वाटर बॉडी में हम यहाँ पे ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब बेसिकली यहाँ पे डिसएडवांटेज यहाँ पे रहने वाले, जिसमें सबसे मेजर रहने वाला है यहाँ पे शुरू के 3। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हो गए इसके डिसएडवांटेजेस, और हमने यहाँ पे एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। तो नाउ अब मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यूज बताओ कि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और लास्ट में मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से आईआईटी को यहाँ पे पेटेंट मिला है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर बनाने पे। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर बनाया और उनको यहाँ पे पेटेंट भी मिला है। तो वो कौन सी आईआईटी आपको ये बताना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना या फिर आईआईटी रोपड़। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, जिसका सही होगा मैं उसको यहाँ पे लाइक कर दूंगा। और आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।